हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्नैप के कुछ रीजनिंग सेशंस के साथ हम लोग आए हैं और ये सेशन 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस 3 सेशंस में बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो यहाँ पे सेशन 4 में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसको अगर ये जो क्वेश्चन है दैट इज द टॉपिक इज सीरीज। तो यहां पे है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज 2, 3, 12, 37, 86, 166 एंड 288। आपको ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें आपको एक रॉन्ग कुछ टर्म है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं 2, 3, 12, 37, 86, 166, 288। अब हम लोग यहां पे अगर सीरीज को जनरली सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग सबसे पहले डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका डिफरेंस क्या क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग जरा डिफरेंस मेथड अपना लगाएं कि डिफरेंस जरा देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इनका। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे 25 का डिफरेंस है। यहां पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 6 माइनस 7 एंड 8 माइनस 3, यहां पे 49 का डिफरेंस है। तो अगर मैं डिफरेंस को आइडेंटिफाई करूं तो यहां पे डिफरेंस के साथ एक पैटर्न आ रहा है क्या कि यहां पे 1 जो है 1, 9, 25, 49 ये सब स्क्वायर्स हैं किसके, ऑड नंबर्स के। जैसे 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 5 जो है वो 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। अच्छा, तो यहां पे जरा देखते हैं कि इनका क्या मुझे यहां पे 9 का स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, क्या इनके दोनों के बीच का डिफरेंस 81 है। चेक करते हैं। 6 माइनस 6 इज 0 एंड 16 माइनस 8 इज 80। तो 16 माइनस 8 इज 8। सो ये ओवरऑल जो डिफरेंस है दैट इज 80 का डिफरेंस है। तो यहां पे कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ऑड नंबर का, यानी कि ये 166 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो 166 जो है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें 166 ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि मुझे ये नहीं जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 80 है। सो यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहां पे फिर नंबर होना क्या चाहिए, तो यहां पे नंबर होना चाहिए 167। तो जरा 167 रख के एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 11 स्क्वायर बन रहा है क्या। सो 288 माइनस 167 दैट इज 1 2 1, यानी कि ये 11 स्क्वायर बन रहा है, दैट्स फाइन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 167 रखूं तो मेरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों का बीच का डिफरेंस 121 हो जाएगा। एनी डाउट अप टू हियर? सो दिस इज द केस जहां पे हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस को डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। इन बहुत सारे सेशंस में हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस को और भी डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस मेथड हम लोगों ने यूज किया है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को, जो कि ये भी सीरीज का ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे जो सीरीज है 11, 17, 39, 85, अब इसको जरा हम लोग डिफरेंस मेथड से फिर से अप्रोच करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे जरा हम लोग सीरीज को लिखे 11, 17, 39 और 85, और यहां पे जो टर्म क्या होगा, जो नेक्स्ट जो टर्म होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है। हम लोग पहले डिफरेंस मेथड देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या हम लोग डिफरेंस मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अप्रोच करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस लूं तो ये 6 हो जाएगा, इसका अगर मैं डिफरेंस लूं तो ये 21 का है, यहां पे अगर मैं डिफरेंस लूं तो ये 46 का डिफरेंस है। फाइन। अब यहां पे 6, 21 और 46 के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये इजीली हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये इसका ट्वाइस है या स्क्वायर बन रहा है या फिर किसी और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। यानी कि इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंस मेथड तो काम नहीं आएगा। अब जब हम लोग दूसरा अप्रोच देखते हैं कि मैं 11 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 11 है, और इसमें अगर मैं +6 ऐड करूं तो ये 17 आ जाएगा। फाइन। यानी कि यहां से यहां तक मैं पहुंच रहा हूं कि कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर मुझे एक पैटर्न पता चल गया तो मैं इजीली डिराइव कर सकता हूं कि नेक्स्ट टर्म मेरा क्या होने वाला है। अब यहां पे अगर मैं 17 को फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मैं 17 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 39 तक पहुंचने के लिए मुझे ज्यादा टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा 34 और यार मैं यहां पे प्लस अगर 5 ऐड किया तो ये आ जाएगा 39। चलो ठीक है, मैंने यहां पे यानी कि मैंने यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से इंक्रीज किया और मैं अपना एडिशन फैक्टर जो है उसको मैंने 1 से रिड्यूस किया, तो मैं 39 तक आ गया नेक्स्ट टर्म तक। क्या मैं यही काम करके थर्ड टर्म तक आ सकता हूं क्या? देखते हैं। 39 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया और क्या मैं अगर मैं +4 ऐड करूं तो क्या मेरे पास ये टर्म बन रहा है 85? नहीं बन रहा है। सो ये भी मेरे पास जो मेथड है वो फेल होता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को और भी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे ये देखूं तो ये दोनों मेथड्स तो मेरे पास फेल हो गए। अब जरा कोई और मेथड हो सकता है क्या? हाँ है। तो यहां पे फिर से हम लोग इसका देखते हैं कि डिफरेंस को ही आइडेंटिफाई करते हैं। सो 11, 17, 39, 85 और ये जो व्हाट है इसके बीच का डिफरेंस है 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 22 और इसके बीच का डिफरेंस है 46। अब जब डिफरेंस वाले मेथड फेल हो जाते हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर एडिशन फैक्टर फेल हो जाता है, तो उस केस में हम लोग एक और तरीका सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। क्या? इन डिफरेंस को बहुत इजीली से आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। ये 22 जो है ना वो 5 स्क्वायर के बहुत ज्यादा क्लोज है। देखते हैं, तो ये है 5 स्क्वायर -3। क्या हम लोग ऐसा पैटर्न कहीं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? इसमें ये हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर -3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 -3 यानी कि 7 स्क्वायर -3। तो जो मेरे पास अगला डिफरेंस आने वाला होगा 3, 5, 7 वो आएगा 9 स्क्वायर -3 यानी 81 -3 दैट इज 78। अब ये जो 78 है, मैं अगर 85 और 78 को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। सो यहां पे जो नेक्स्ट टर्म आएगा दैट इज +78 दैट इज 163। सो 163 इज योर नेक्स्ट टर्म। फाइन। और ये 78 कैसे आया ये समझ आया? बिकॉज ये पैटर्न हम लोग जो डिफरेंस के पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हम लोग आने वाले और भी सेशंस में हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस को ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो यहां तक क्लियर हो गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। 8 members in the family, Bravo and Priya are siblings. Siblings मतलब होते हैं ये दोनों भाई बहन हैं या फिर भाई भाई हो सकता है, बहन बहन हो सकता है। Angel is Kajal's granddaughter. Kajal, who is Priya's mother-in-law, यहां तक बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको सॉल्व करेंगे इजी वन वन करके हम लोग इजीली इसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जीवा is married woman and is older than Tim. Tim is the son of Sam, who is the brother-in-law of Bravo. Fine. Smith is the eldest male in the family. So स्मिथ के बारे में ये बोला गया है कि ये जो है वो एल्डेस्ट है, यानी कि सबसे टॉप पे बैठा हुआ है स्मिथ। एंजल इज नॉट जीवाज डॉटर। यहां पे क्लियरली ये क्वेश्चन में सीधा नेगेशन दे दिया है कि ये जो है एंजल इज नॉट द जीवाज ग्रैंड डॉटर। कभी कभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग ये सब टर्म्स को हाईलाइट करते हुए चले कि ये सब कोर पॉइंट्स है जहां से इजीली हम लोग पिकअप कर सकते हैं और क्वेश्चंस को बहुत इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं। सो हाउ इज द ब्रावो रिलेटेड टू जीवा? फाइन। अब हम लोग इसमें ट्री डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ब्रावो एंड प्रिया आर सिबलिंग्स। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई साहब ब्रावो और प्रिया ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे, यानी कि जो भी सेम जेनरेशन के लोग होंगे ना उसको मैं हॉरिजॉन्टली सजाऊंगा और जो मेरे पास जिनके जेनरेशन अलग अलग होंगे, जैसे मेरे ग्रैंडपा जो हैं वो थर्ड जेनरेशन है ना। सो अगर मैं बोलूं कि अगर उनके जेनरेशंस को अगर मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊं तो मैं अगर यहां पे रहूंगा तो ये मेरे फादर के जनरेशन है और ये मेरे ग्रैंड पा वाले सारे जनरेशन होंगे, उनके भी जो फादर होंगे वो इस वाले जनरेशन पे आएंगे। फाइन। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकली जनरेशन वाइज आइडेंटिफाई करते जाएंगे और हॉरिजॉन्टल पे हम लोग क्या करेंगे,
हॉरिजॉन्टली हम लोग सेम जनरेशन के लोगों को वहां पे हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर, ओके फाइन। सो यहां पे ब्रावो और प्रिया के तो बारे में बोल दिया है, एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर। अब यहां पे काजल है और एंजल के बारे में क्या बोला है कि काजल और यहां पे एंजल होगी। तो यहां पे मैं पूरा नाम लिखता हूं कि एंजल जो है ना, वो एंजल जो है वो काजल की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि एंजल जो है वो फीमेल है। और यहां पे एक प्लेस खाली है, क्यों? क्योंकि काजल और एंजल के बीच में 2 जनरेशंस का गैप है, फाइन। यानी कि ये मेरे पास एक ट्री डायग्राम हो गया। काजल हु इज प्रियाज मदर इन लॉ। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर यहां पे ये बोला है कि काजल हु इज प्रियाज मदर इन लॉ, यानी कि प्रिया कहीं ना कहीं यहां पे होगी और यहां पे काजल का कोई बेटा होगा जिसके साथ इन दोनों का रिलेशन होगा और इन्हीं की बेटी होगी एंजल। तो प्रिया जो है, काजल हु इज द प्रियाज मदर इन लॉ। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को नाम के बेसिस पे हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि उसका जेंडर मेल है या फीमेल। सो नाम के बेसिस पे यानी नेम के बेसिस पे हम लोग ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जेंडर, वेदर द जेंडर ऑफ दिस पर्सन इज मेल और फीमेल, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पे काजल हु इज द प्रियाज मदर इन लॉ, यानी कि मुझे ये एक पैटर्न समझ में आ गया यहां तक लिखने, फाइन। जीवा इज ए मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर रिलेशन से हम लोग कुछ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जीवा कहां पे है। यानी बस ये बोल सकते हैं कि जो टिम है और जो जीवा है ये ओल्डर है। ओल्डर मतलब यानी कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में अगर ओल्डर का मतलब अगर समझना है तो ओल्डर का मतलब है एक जनरेशन ऊपर। यहां पे एजेस के बारे में कुछ बात नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग जनरेशन वाइज बोलेंगे कि ये ओल्डर है। या जैसे मेरे पिताजी मुझसे ओल्डर होंगे क्योंकि मेरा उनका जनरेशन मेरे से एक ऊंचा है। अब मेरे जो ग्रैंड पा होंगे वो मुझसे ओल्डर होंगे एज वेल एज मेरे फादर से भी ओल्डर होंगे, ये कहना चाह रहा है। अब यहां पे बोल रहा है टिम, ये जो टिम है ये सन ऑफ सैम है, यानी कि यहां पे इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो टिम है वो सैम का बेटा है, फाइन। यानी कि टिम इज द सन ऑफ सैम, फाइन, यहां तक ये ठीक है। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रावो, किसके बारे में बोला गया है? सैम के बारे में। ये जो सैम है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रावो है, फाइन। यानी कि सैम की कोई बहन होगी, यानी कि इसकी जो सिस्टर होगी उसके साथ किसी का शादी हुआ होगा, तभी तो ब्रदर इन लॉ ब्रावो हो गया। यानी कि ब्रावो जो है, ब्रावो और सैम ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? ब्रदर इन लॉ। तो सैम जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका? ब्रावो का। यानी कि ब्रावो की वाइफ जो होगी वो सैम की बहन होगी, फाइन। स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली। अब जरा यहां से क्या हम लोग कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? देखते हैं। सो यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि काजल हु इज द प्रियाज मदर इन लॉ, काजल हु इज द प्रियाज मदर इन लॉ, जीवा इज द मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम, इसको मैंने यहां पे रख दिया, फाइन। टिम इज द सन ऑफ सैम, सो टिम जो है वो सैम का बेटा है। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रावो, सो ब्रावो का ब्रदर इन लॉ है कौन? सैम, ठीक है, फाइन। स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली, एंजल इज नॉट जीवाज डॉटर, सो एंजल जो है वो जीवा की बेटी नहीं है, फाइन। तो यानी कि अगर एंजल अगर जीवा की बेटी नहीं है तो वो फिर एंजल किसकी बेटी होगी? क्योंकि एक ही तो मैरिड कपल है यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा? बिकॉज यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे फिर कौन होगा?
यहां पे तो मैरिड कपल होंगे ना, बिकॉज एक मैरिड कपल की एक बेटी है, तो कहीं ना कहीं अगर ये जीवा की बेटी नहीं है तो किसी और की बेटी होगी। फाइन। तो यहां पे ये बोल रहा है कि सैम हु इज द ब्रदर इन लॉ ब्रावो, तो ब्रावो जो है वो यहां पे होगा, यानी कि ब्रावो और प्रिया ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और सैम हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रावो, यानी कि सैम जो होगा वो प्रिया का भाई होगा। ठीक है। स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली, यानी कि अगर मान लो कि मेरे पास ये अगर फीमेल है तो स्मिथ यहां होगा, फिर ये दोनों कपल्स होंगे। तभी तो इसकी अगर मैं बोलूं कि ये जो है वो काजल्स की जो डॉटर इन लॉ है वो है प्रिया। सो काजल्स की अगर ग्रेटर डॉटर इन लॉ अगर प्रिया है तो काजल पक्का स्मिथ के साथ रिलेशन में होगी, तभी तो ब्रावो उसका बेटा है। ठीक। स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली, एंजल एंड जीवा इज नॉट द डॉटर। अच्छा, अब मैं टिम को कहां रखूं? तो सैम जो है, टिम इज द सन ऑफ सैम। अब जरा यहां पे देखते हैं कि टिम इज द सन ऑफ सैम, तो यहां पे सैम के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहां पे ब्रावो और सैम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है? डॉटर इन लॉ। तो या तो सैम यहां पे होगा या तो ब्रावो यहां पे होगा, तभी तो टिम यहां पे इसका बेटा होगा। फाइन। तो यानी कि मेरे पास यहां पे एक चीज करना पड़ेगा कि इसको मैं फिर से एक बार अच्छे से बना देता हूं। अब पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गया। तो यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे अब सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा आइडिया हो गया। ठीक। अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं ब्रावो एंड प्रिया आर सिबलिंग। तो ब्रावो और प्रिया ये दोनों एक दूसरे से, ब्रावो और प्रिया ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ब्रावो और प्रिया एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, यानी कि ब्रावो नाम अगर मैं लिख लूं पूरा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सो अगर मैं नाम लिखूं, सो ब्रावो एंड प्रिया ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है, यानी सिबलिंग्स है। ठीक। एंजल इज द काजल्स ग्रैंड डॉटर। सो एंजल जो है वो काजल की ग्रैंड डॉटर है, सो काजल यहां पे होगी एक जनरेशन छोड़ के। सो एंजल जो होगी वो काजल की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये ग्रैंड डॉटर है। फाइन। एंजल जो है काजल की ग्रैंड डॉटर है, तो काजल के पास मेरे पास ये पता नहीं चल रहा है कि काजल मेल है कि फीमेल, बिकॉज काजल कुछ भी हो सकते, मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते। अब यहां पे काजल हु इज द प्रियाज मदर इन लॉ, जीवा इज मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम। तो यहां से हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते हैं कि जीवा के बारे में कुछ और कमेंट नहीं कर सकते हैं। यहां पे एक और छूट गया, काजल हु इज द प्रियाज मदर इन लॉ। सो यहां पे काजल का कोई बेटा होगा, उसकी जो वाइफ होगी वो होगी प्रिया। अगर उसकी वाइफ है प्रिया तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, बिकॉज ये दोनों मैरिड कपल्स हैं। अब यहां पे ये बोल रहा है कि प्रिया और ब्रावो एक दूसरे के भाई बहन हैं। फाइन। यानी कि यहां पे ब्रावो का अगर रिलेशन मुझे मिल जाएगा तो मैं इजिली यहां पे ये बता सकता हूं कि काजल का बेटा कौन था। जीवा इज मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम। सो जीवा एक मैरिड वुमेन है, और ये इसके लिए हम लोग बोल देते हैं ये मैरिड है, और ये ओल्डर है किससे? टिम से। सो ओल्डर जब भी अगर बोले रिलेशंस में, अगर ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में अगर ये बोले कि ये ए जो है ओल्डर है बी से, तो हम लोग ये कहेंगे कि दोनों के बीच में जनरेशनल गैप है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एज में बड़ा है या फिर एज में छोटा है, उन दोनों के बीच में जनरेशनल गैप हम लोग कहेंगे। तो यहां पे अगर बोल रहा है कि जीवा अगर टिम से बड़ी है या फिर बड़ा है, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक या दो जनरेशंस का गैप है। फाइन। अब टिम इज द सन ऑफ सैम।
अब टिम बोल रहा है, टिम इसमें ये बोल रहा है कि सैम का सन है कौन, टिम। ये दोनों रिलेशंस। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रावो, अच्छा ब्रावो और सैम के बीच का मेरे पास रिलेशन मिल गया, तो यहां पे पक्का है कि सैम रहा होगा, तभी तो ब्रावो का ब्रदर इन लॉ हो सकता है, अदरवाइज और कैसे केसेस हो सकते हैं। स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल, अगर एल्डेस्ट मेल अगर है तो स्मिथ को तुम इसके इक्वल रखोगे, और अगर काजल का बेटा अगर सैम है तो स्मिथ और काजल एक दूसरे के साथ वाइफ हस्बैंड का इनका रिलेशन है। तो यहां पे सैम का जो बेटा है वो है टिम, यानी कि ये भी है टिम, और टिम और जो एंजल हैं ये एक दूसरे के साथ सिबलिंग्स होंगे, एक ही जनरेशन के हैं ये। अब यहां पे बोल रहा है जीवा इज ए मैरिड वुमेन, अब जीवा जो है वो तो मैरिड वुमेन है और टिम से बड़ी है, तो वो ब्रावो की वाइफ होगी। सो ब्रावो की वाइफ जो है वो है जीवा। अब ये पूरे के पूरे रिलेशंस कंप्लीट हो गए हमारे। अब यहां पे बोल रहा है सो हाउ द ब्रावो रिलेटेड टू जीवा, एंड द ब्रावो रिलेटेड टू जीवा इज द हस्बैंड। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को डिकोड करने के लिए हम लोग को एक एक स्टेप वाइज हम लोग अगर करें तो हम लोग इजीली क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं, है ना। वी हैव टू प्रोसीड विद द स्टेप्स, एक एक स्टेप्स को अगर हम आगे करते रहें तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक सीखते हैं। फाइन। पंकज इज द सन ऑफ राजेश एंड सपना। अब ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। एक पंकज है, पंकज जो है वो राजेश एंड सपना का बेटा है। फाइन। सो राजेश और सपना, इनका जो बेटा है वो है पंकज। अब ये अगर मेल है तो इसको मैं पॉजिटिव दे देता हूं। वेल दीपा इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला। अब दीपा जो है वो शीला की ओनली ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये एक जनरेशन वाला खाली है, बिकॉज ये शीला की जो ग्रैंड डॉटर है वो है दीपा, यानी कि शीला की का कोई बेटा या बेटी होगी। फाइन। हु इज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना। शीला जो है वो प्रकाश और सपना की मदर है। तो पंकज इज द सन ऑफ राजेश एंड सपना, और ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला हु इज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना। अब शीला जो है वो मदर है किसकी, प्रकाश एंड सपना की। सो यहां पे एक प्रकाश और सपना, ये दोनों भाई बहन है, मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना, यानी कि सपना और प्रकाश एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, भाई बहन। सो मैं यहां पे बोल देता हूं कि जो प्रकाश है और ये जो सपना है ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, और इनकी जो मदर है वो है शीला। फाइन। और शीला की ग्रैंड डॉटर कौन है, दीपा, यानी कि शीला की अगर ग्रैंड डॉटर दीपा है तो ये पक्का है कि यहां पे दीपा होनी चाहिए, तभी तो वो शीला की ग्रैंड डॉटर होगी। फाइन। अभी द प्रकाश इज द अनमैरिड, प्रकाश अनमैरिड है एंड इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ राजेश। सही बात है, राजेश की वाइफ का ये ब्रदर है। फाइन। तो राजेश मेल हो गया और ये फीमेल हो गई, और ये प्रकाश जो है इसका भाई है, यानी कि ये प्लस हो गया। देन हाउ इज द पंकज रिलेटेड टू दीपा।
अब पंकज और दीपा ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं? ब्रदर होंगे एक दूसरे, क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन पे है ना। एक अगर सेम जनरेशन होगा तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग अरेंज करेंगे। तो ऐसे अगर होगा ना कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर अरेंज कर लोगे तो क्वेश्चंस को इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना, कि रिलेशंस को आइडेंटिफाई इजी हो जाएगा करना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 6219 means Sachin is a cricketer and 2646 means he played from Mumbai. Okay, तो 6219 इसमें ये बोला है कि सचिन इज अ क्रिकेटर, और 2646 इसका मतलब ये है he played from मुंबई। मुझे लिखते ही समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं वन को देखूं तो वन में सिर्फ एक ही वर्ड है ए, अगर मैं इज को देखूं तो ये सिर्फ एक ही, इसमें दो वर्ड है तो यहां पे दो लिखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं एक वर्ड में, सो नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6 है। सो एक वर्ड में यहां पे क्रिकेटर में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 9। तो इसीलिए मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि यहां पे मुंबई, इसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6, इसके लिए है 2, इसके लिए है 4 और ये भी है 6, यानी कि 26246 इज माय करेक्ट आंसर। तो ये इजी था, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का ये क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पेसिफाई इज रिटन एज, ये कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कुछ KUXCUS, एंड मेरिट is written as NYICZ. How will insult be written in that language? अब जब ऐसे कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनकी हम लोग रैंकिंग को पकड़ लें। क्या इनका कुछ रैंकिंग को इधर उधर +3 -3 या फिर +2 -1 करके कुछ ऑर्डरली अरेंज किया हुआ है क्या? देखते हैं। अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अगर मैं रैंकिंग में अगर आइडेंटिफाई करूं तो सबसे पहले हम लोग ये लेके चलते हैं EJOTY, इजोटी। तो इसका जो रैंकिंग है ये है 5, इसका है 10, इसका है, मैं पेन चेंज कर, सो इसका है 15, इसका है 20 और इसका है 25 और जेड के लिए हो जाएगा 26। अब यहां पे ABCD लिखते हैं, ABCD, तो यहां पे हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। और FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, ठीक। अब इसको हम लोग रैंकिंग देते हैं, तो ई जो है ये, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सो ये हो जाएगा 20, 21, सो यहां पे हो जाएगा ये, सो UV, तो ये आ जाएगा 20, 21, 22, 23, 24 और ये हो जाएगा 25, 26, फाइन। सो यहाँ पे 25 इज। अब हम लोग ये देखते हैं कि जरा इसको हम लोग अरेंज करते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये तो मेरे पास फॉरवर्ड रैंकिंग है, सो फॉरवर्ड रैंकिंग अगर मैं करूं तो ए की रैंकिंग 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। अगर मैं बैकवर्ड रैंकिंग करूं तो जेड की 1 हो जाएगी,
यानी कि अगर मैं देखूं कि जेड की रैंकिंग 1 है, इसकी रैंकिंग हो जाएगी 2, वाई की रैंकिंग हो जाएगी 2, एक्स की रैंकिंग हो जाएगी 3। तो जो फॉरवर्ड रैंकिंग होगा प्लस बैकवर्ड रैंकिंग होगा, उन दोनों का सम आएगा 27 इजिली। हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए की जो फॉरवर्ड रैंकिंग है दैट इज 1, बैकवर्ड रैंकिंग इसकी कितनी होगी, इसकी होगी बैकवर्ड रैंकिंग होगी इसकी 26। सो फॉरवर्ड रैंकिंग हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी 1 है, तो बैकवर्ड रैंकिंग भी हम लोग आइडेंटिफाई करके एक रिलेशन बना लेते हैं कि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग दोनों के बीच का जो सम है वो है 27। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं। हम लोग इसको लिख लेते हैं जरा, यहां पे अगर मैं लिख के चलूं तो वो ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो स्पेसिफाई को जरा लिखते हैं। और इसको कैसे लिखा गया है, के यू एक्स सी यू एस। अब जरा इसकी रैंकिंग हम लोग देते हैं पी। पी की रैंकिंग कितनी है यहां से जरा हम लोग देखें, है ना, पी कहां है, यहां। तो पी की रैंकिंग कितनी है, अगर इसकी ओ की रैंकिंग अगर 15 है तो पी की रैंकिंग कितनी है, 16। तो P की रैंकिंग जो है वो है 16। सो P आ जाएगा यहां पे 16 पे, A आ जाएगा 1 पे, C आ जाएगा 3 पे, और I की रैंकिंग हो जाएगी 9, F की रैंकिंग हो जाएगी 6, और इसकी रैंकिंग हो जाएगी 20। फाइन। K अगर मैं देखूं तो K की रैंकिंग हो जाएगी 11, U की रैंकिंग हो जाएगी 21, X की रैंकिंग हो जाएगी 24, C की रैंकिंग हो जाएगी 3, U की रैंकिंग हो जाएगी 22, और S की रैंकिंग हो जाएगी मेरे पास 19। इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को अगर मैं बहुत इजिली आइडेंटिफाई अगर मैं कर पाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा ध्यान से इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर मैं 16 को अगर मैं 11, यहां पे दोनों का एडिशन यहां पे कुछ दिख रहा है, सी स्पेसिफाई में अगर मैं देखूं तो ए की रैंकिंग 1 है और यू की रैंकिंग है 21। ओके, अगर मैं यहां से यहां तक अगर मैं देखूं, इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये तो 27 आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग वाले पॉइंट्स को ऐड किया जा रहा है। सिमिलरली थर्ड पोजीशन वाला देखूं तो ये भी 27 आ रहा है ना। ये ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और अगर मैं ये ऑड प्लेस, और भी मेरे पास ऑड प्लेस होंगे, सो अगर मैं यू की रैंकिंग यहां पे 21 है, अगर मैं फिर से यहां पे 5 वाला देखूं तो 21 प्लस 6 दैट इज यहां पे आ जाएगा 27। यानी कि जितने भी ऑड प्लेसेस पे मेरे पास नंबर्स हैं, पी लेटर्स हैं, पी सी एफ, उनमें 16, 9 और 6 इन दोनों का जो सम है, सामने सामने जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं वो है 27। अब जरा एक काम करते हैं कि इसमें भी देखते हैं, मेरिट में, क्या मेरिट में भी वही है? तो मेरिट में वही है, तो जरा देखते हैं मेरिट को कैसे लिखा गया है, एम वाई आई सी जी। अब सिर्फ हम लोग ऑड प्लेसेस को देखते हैं कि क्या सेम पैटर्न बन रहा है क्या ऐसा। तो एम की रैंकिंग होती है 13, इसकी होती है 14। फाइन, यानी कि ये तो कंप्लीट है, दैट इज 27। आर जो आई की रैंकिंग है, आई रैंकिंग होती है 9 और आर की रैंकिंग होती है 18, यानी कि ये भी फाइन है, 27। अब टी की देखते हैं। सो टी की रैंकिंग होती है 20 और जी की रैंकिंग होती है 7, यानी कि यहां पे भी 27 फाइन है। यानी कि हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं कि भाई साहब इसका जो है, ये जो फर्स्ट जो प्लेस है, थर्ड प्लेस है और फिफ्थ प्लेस है, इन सब की रैंकिंग जो है वो तो फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड हो रहा है। यानी कि इंसल्ट में भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ मैं इसको इसको और इसको ऐड करके क्या मैं ये समझ सकता हूं, तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट सेकेंड और वो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ देखूं तो आर ओ एच है, और यहां पे अगर मैं फर्स्ट और थर्ड देखूं तो आर एच आर ओ ओ है।
यहां पे अगर मैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ देखूं तो ये आर एच एच है, और यहां पे देखूं तो आर एच ओ है। फाइन। यानी कि ये तो पक्का पता है कि आर 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 तो सेम है, बस मुझे सेकेंड और थर्ड वाला चेक करना है कि कौन सा होगा। यानी कि मैं ये देखूं कि एस जो है, एस की रैंकिंग कितनी होगी। सो एस की जो रैंकिंग है, अगर हम लोग यहां से देखें तो एस की रैंकिंग होगी 19। सो यहां पे इसकी रैंकिंग है 19, और एल की रैंकिंग जो है, एल की रैंकिंग है 12। तो यानी कि अगर एस की रैंकिंग है 19 और एल की रैंकिंग है 12, तो एस के सामने जो भी वर्ड आएगा, जो भी लेटर आएगा, वो आएगा 8 का, और 12 के सामने जो भी आएगा वो आएगा 11 का। अब मुझे 8 बता दो, 8 किसका है। सो 8 है एच का, यानी कि जो थर्ड पोजीशन पे होगा वो एच होगा। सो ये एच होगा, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 11 किसका है, सॉरी ये 12, और ये जो है यहां पे जो होगा वो, इसका रैंकिंग है 12, तो यहां पे आएगा 15। सो 15 किसका है, तो 15 है ओ का। सो इसीलिए मेरे पास यहां पे जो एच के बाद जो आएगा वो ओ आएगा, ना कि एच आएगा। सो द आंसर इज डी। ये समझ पा रहे हैं हम लोग, केवल सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले पोजीशन के पैटर्न को हम लोग पकड़ लिए और उसके बाद हम लोग इजीली आंसर्स को आइडेंटिफाई कर लिए। सो कभी कभी एग्जाम्स में ये सब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स काम आता है टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अभी लेट्स सी, अगर ये जो है ना, इसको याद रखनी चाहिए, लेकिन मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ताकि ये क्लियरली विजिबल रहे चीजें और हम लोग ये समझ पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे ये जो क्वेश्चन है वो सेवेंथ क्वेश्चन है। रिंकी वॉक 70 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हर हाउस। अब जरा देखते हैं, यहां इसका लेट से हाउस है, ये जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजीली नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हम लोग स्केच करते हैं एक बार। रिंकी वॉक द 70 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट कहां है, इधर 70 मीटर। फाइन। फ्रॉम हर हाउस एंड देन टुक ए राइट टर्न। अब मैंने ये समझा रहा हूं थोड़ा सा कि राइट टर्न मतलब लेना कि क्लॉकवाइज चलना, और लेफ्ट टर्न मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट टर्न, और क्लॉकवाइज मींस कि राइट टर्न। सो अगर ये राइट टर्न ले रही है, जरा सोचो आप अभी इस डायरेक्शन में है, तो राइट टर्न अगर लेगी तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, ये वाला मेरे पास क्लॉकवाइज हुआ, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये राइट टर्न लेगी, यानी कि इधर मुड़ेगी इस साइड। एंड दे कैन राइट टर्न एंड वॉक द 50 मीटर टू रीच द पोस्ट ऑफिस। सो यहां से ये 50 मीटर चली और यहां पे पोस्ट ऑफिस है। फाइन। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। फाइन। To reach the post office. From there, she took a right turn again and walked the 150 meter to reach the market. अब जरा यहां पे देखते हैं, यहां पे राइट टर्न इसका कैसे हुआ, ये वाला क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। सो ये अगर क्लॉकवाइज होगा तो इधर चलेगी, और ये 150 किलोमीटर कहां, मार्केट पहुंचने के लिए। सो ये है मार्केट, मार्केट आ गई वो। फाइन। अब यहां से बोल रहा है कि टू रीच द मार्केट फ्रॉम वेयर से टूक ए लेफ्ट टर्न। अब जरा सोचो, ये है राइट टर्न, बिकॉज यहां से क्लॉकवाइज है, अब यहां से लेफ्ट टर्न लेगी ना ये, यानी कि इधर चलेगी, लेफ्ट टर्न एंड वॉकड ए फ्यू मीटर्स टू रीच द स्कूल। तो लेट से मुझे नहीं पता कि कितने मीटर यहां से चली ताकि ये स्कूल पहुंच गई। सो ये मैं डिस्टेंस को एक्स ले लेता हूं और यहां पे स्कूल पे है। फाइन। If the air distance between the Rinky's house and the school is 170 meter, so you see, if this distance is 170 meter, then find the value of air distance between the market and the school. अब ये वाला चाहिए मुझे x। अब जरा यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज सारे डिस्टेंस तो दिए हुए हैं, तो जरा हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये वाला टोटल डिस्टेंस हुआ है 50,
और ये वाला दिया हुआ है 170। यस, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 170, और ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, सी, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 80 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 50, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 150, और ये वाला डिस्टेंस है 70, तो ये मेरे पास 80 होगा। अब हम लोग इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहां पे हम लोग इजीली लिख सकते हैं क्या, 170 स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस 80 स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर क्या था, 50 प्लस एक्स। अब यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है ना, बट बिना क्वाड्रेटिक के भी सॉल्व होगा। कैसे? इसको मैं मिटाता हूं पहले, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहां पे हम लोग एक अलजेब्रा के आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहां पे मैं 170 माइनस 80 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहा हूं। सी हो जाएगा 170 माइनस 80, और ये हो जाएगा 170 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन। अब ये जो है ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 250, दैट इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन। अब मैं इसको अगर देखूं तो यहां पे 0020 है, यानी कि 9 इंटू 25 इंटू 100, और इसका मैं रूट अगर ले लूं तो ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स। अब ये मैं 9 को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर, है ना। किलोमीटर है, मीटर है, मीटर। फाइन। सो x की वैल्यू हो जाएगी 100, यानी कि उसका जो एयर डिस्टेंस था जो कि पूछा गया था वो होगा 100 मीटर। फाइन, दिस वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके। राम इज राइडिंग अ बाइक विद हिज फ्रेंड श्याम। श्याम जो है वो उसका फ्रेंड है राम का। He starts moving towards the west direction and after moving 12 kilometer he takes a right turn. जब हम लोग देखते हैं ईस्ट वेस्ट, सो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। फाइन। अब बोल रहा है कि सबसे पहले वो वेस्ट चलना स्टार्ट किया अपने हाउस से, ये है हाउस उसका। तो वेस्ट कितना चला, आफ्टर मूविंग 12 किलोमीटर, यानी कि यहां से इस डायरेक्शन में पहले वो मूव कर रहा है। He takes a right turn and moves further 15 किलोमीटर to reach a T point. अब जरा सोचो, यहां पे ये है राइट, मतलब कि क्लॉकवाइज हमेशा ये यूज होना, और ये एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां से ये चल रहा है 15 किलोमीटर। अब यहां पे कुछ टी पॉइंट बना होगा। टी पॉइंट मतलब कि ऐसे होते हैं ना कि ये एक रोड है, यहां से एक जा रहा है, यहां से एक सड़क जा रहा है, ये टी पॉइंट। 15 किलोमीटर टू रीच ए टी पॉइंट वेयर ही ड्रॉप्ड श्याम। from there they starts moving towards the opposite direction. हाँ, टी पॉइंट है, तो यहां से ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट किए। अब ये कैसे, देखते हैं। From there they starts moving towards the opposite direction. At the same time, after dropping Shyam, Ram moves 18 किलोमीटर towards east. तो राम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 18 किलोमीटर। फाइन, ओके। And takes a left turn and moves 24 kilometer to reach the market. Now you see, यहां से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न तो ये हो गया ना क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सो ये यहां से 24 किलोमीटर चला टू रीच द मार्केट। सो दिस इज योर मार्केट। यहां पे मार्केट को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। ये राम पहुंच गया यहां पे। अब श्याम ऑल्सो स्टार्ट्स वॉकिंग एंड आफ्टर मूविंग 14 किलोमीटर he takes a left turn and after walks 10 kilometer he reaches at playgrounds. Shyam also starts walking and after moving 14 kilometer, तो श्याम ऑलरेडी इधर चलेगा अब, है ना। श्याम तो इधर चलेगा ना, बिकॉज ये टी पॉइंट है। अगर ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑलरेडी यहां पे बोल रहा है कि दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, तो श्याम अब इधर जाएगा कितना, 14 किलोमीटर।
ठीक, he takes a left turn. लेफ्ट टर्न मतलब यहां से अगर ये इधर जाएगा, इधर, ये क्लॉकवाइज हुआ, तो इधर जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यानी कि इधर लेगा लेफ्ट टर्न। कितना चला वो? 10 किलोमीटर। सो यहां पे आया 10 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर। और ये जो है वो क्या है? प्लेग्राउंड। सो ये मैं पीजी बोल रहा हूं। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम बना। अब इसके ऊपर मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट एंड द प्लेग्राउंड? So what is the shortest distance between the market and the playground? If you join these 2 points, you'll get the shortest distance. And how could you find the shortest distance? See, this distance is 14 and this distance is 18. So ये पूरा का पूरा यहां से जो distance हो गया, ये 32 हो गया, और ये जो है ये 24 है, और ये जो है वो 10 है। So ये टोटल आ गया 34। सो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे? 34 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो मैं इसको यहां कर देता हूं, 34 32 में ये दो कॉमन है, तो मैं यहां पे 4, क्योंकि यहां स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू ये 17 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 289 प्लस 16 स्क्वायर 256, और इंटू 4 कर देता हूं इसको। So, ये 9 और 6 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2180। सो द ऑप्शन इज ए। कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक कर देते हैं, बट स्टिल नन ऑफ दीज नहीं है ना। इसको अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, तो इजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? यहां तक क्लियर हुआ? सो यहां तक हम लोग इजिली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द प्लेग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम विच दे स्टार्ट द जर्नी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। और ये बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्लेग्राउंड क्या है। चलो करते हैं, देखते हैं। सो प्लेग्राउंड का डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। सो हियर इज द स्टार्टिंग पॉइंट and here is the direction of the playground. So here is the starting point. With respect to this starting point, you are calculating the what is the direction of the playground. So this is in the northwest. Fine. So answer is northwest. Question number next. What is the shortest distance between a starting point and playground? क्या पूछ रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एयर डिस्टेंस, सीधा स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्लेग्राउंड। तो मेरे यहां पे क्या पूछ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेग्राउंड। फिर से उस डायग्राम पे चलते हैं। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है प्लेग्राउंड। अब जरा ये बताओ आप कि मुझे डिस्टेंस जो कैलकुलेट करनी है, वो मैं पेन चेंज कर देता हूं। एक बार देखो, ये प्लेग्राउंड है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। फाइन। अब मुझे अगर ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं। सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस इज 10, दिस डिस्टेंस इज, और ये पूरा का पूरा 15 है, ये है 10, तो ये 5 हो जाएगा। अब ये 12 है, ये 14 हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा यहां पे अगर मैं देखूं, ये अगर ग्रीन कलर वाला पॉइंट, तो ये पूरा का पूरा होगा 10 + 12 = 26, और ये हो जाएगा 5। सो जो मेरे पास डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 26। ये कितना आ रहा था? 26। सो यही तो होगा, √26² + 5 स्क्वायर। अब ये जो 26 होगा, ये हो जाएगा 676 + 25। सो 76 + 24 = 700, सो ये आ जाएगा 701।
ये आ जाएगा आंसर. So square root of 701 kilometers. So these are very easy questions, but still the approach must be very clear. Let's move to the next question. ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है लेकिन बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है. A survey of 300 respondents showed that 135 of them like badminton, 125 like basketball, baseball, 115 like boxing. ठीक है, यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन, बेसबॉल एंड बॉक्सिंग. फर्दर 42 of the respondents like badminton and baseball. ओके, सो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग जरा इसको 3 डायग्रामेटिकली जरा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन, ताकि वो ज्यादा इजी रहेगा समझने में. अब मैं यहाँ पे नंबर्स वगैरह पुट करते जाता हूँ जो जो कह रहे हैं. बोल रहा है कि 135 बैडमिंटन, सो ये जो है 135 है और ये बैडमिंटन के लिए मैं लिख रहा हूं बैट. 125 लाइक बेसबॉल, सो ये है 125 और ये है बेसबॉल. और ये है 115 लाइक बॉक्सिंग. "42 of the respondents like badminton and baseball." This is badminton and baseball, तो ये हो जाएगा, ये पूरा दिया हुआ है 42 है ना. लेकिन मैं ये देख लेता हूं, पहले भी देख लेता. 30 of their respondents like all the 3 games, so ये वाला हो जाएगा 30 और ये पूरा का पूरा है 42, तो ये 12 हो जाएगा. फाइन. अब यहां बोला 48 लाइक बेसबॉल एंड बॉक्सिंग, सो बेसबॉल और बॉक्सिंग ये 48 लाइक करते हैं, तो ये हो जाएगा 18. और 43 लाइक बैडमिंटन एंड बॉक्सिंग, तो ये हो जाएगा 13. अब जरा इसी को हम लोग जरा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं कि 115 ये 13 है, ये 30, 18 प्लस 13 इज 31 प्लस 30 इज, सो ये हो जाएगा 13 प्लस 18 30 61. सो 115 माइनस 61 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 54. सो ये सिर्फ बॉक्सिंग करने वाले हैं 54. ये 13 प्लस 12 इज 25 प्लस 30 इज 55. 55 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 80. 18 प्लस 12 इज 30. 30 प्लस 30 इज 60. तो 125 माइनस 60 इज 65. ये मैंने पूरा का पूरा फिल कर दिया. अब ये फिल क्यों किया बताता हूं. बिकॉज वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करते हैं जनरली कि हमारे पास 3 अगर वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, बैडमिंटन कुछ खेलते हैं, कुछ बॉक्सिंग, कुछ बेसबॉल, तो ये सब क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. इसीलिए इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके इजीली होता है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना कि कितने लोग सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, कितने लोग सिर्फ बेसबॉल खेलते हैं, कितने लोग सिर्फ बॉक्सिंग खेलते हैं, कितने लोग सिर्फ बॉक्सिंग बैडमिंटन खेलते हैं, बॉक्सिंग बेसबॉल खेलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट यहाँ पे अगर हम लोगों ने इजीली सेपरेट कर लिया तो हम लोग ये बता सकते हैं कि 80 लोग सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, 54 सिर्फ बॉक्सिंग, 65 सिर्फ बेसबॉल खेलते हैं. हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स लाइक एग्जैक्टली 1 गेम. आ गया क्वेश्चन. एग्जैक्टली 1 गेम मतलब, एग्जैक्टली 1 गेम का मतलब यह है कि वो 80, 54, 65 ऐड कर दो आप, सी हो जाएगा 80, 65 एंड 54, सी हो जाएगा 9, 199. सो ये आंसर है. फाइन. नेक्स्ट, यहां पे ये बोल रहा है कि हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स लाइक एग्जैक्टली 2 गेम्स. एग्जैक्टली 2 गेम्स मतलब, एग्जैक्टली 2 गेम्स का मतलब क्या है, 13, 12 और 18. यही तो है सिर्फ ये 13, 12 और एग्जैक्टली 2 गेम्स मतलब सिर्फ 2 गेम, 2 गेम से ज्यादा नहीं, ना 2 गेम से कम. सी हो जाएगा 13 प्लस 12, 25 प्लस 18, दैट इज 43. हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स लाइक बेसबॉल और बॉक्सिंग. या तो बेसबॉल या तो बॉक्सिंग. अब यहां पे देखते हैं बेसबॉल वाले कितने हैं. यह 65, यह है 54, और यहां पे बोल रहा है ओनली बेसबॉल एंड बॉक्सिंग नहीं, या तो बेसबॉल खेलते हैं या तो बॉक्सिंग खेलते हैं. अब मुझे बताओ बॉक्सिंग करते हैं, 65 तो होंगे ना, 65 और 54 तो होंगे, लेकिन ये भी दोनों तो होंगे ना.
और ये भी होंगे, क्योंकि बेसबॉल और बॉक्सिंग का मतलब ये है कि ये सारे होंगे, सिर्फ 80 नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे कैसे करेंगे हम लोग, 65 और 54 ये दोनों तो बेसबॉल खेलते हैं और बॉक्सिंग करते हैं, और मतलब क्या है, या तो ये या तो ये। तो हम लोग एक फॉर्मूला भी यहां पे लगा सकते हैं, क्या, कि बेसबॉल और बॉक्सिंग यूनियन अगर मैं इसको करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेसबॉल प्लस नंबर ऑफ बॉक्सिंग माइनस एन इंटरसेक्शन बेसबॉल इंटरसेक्शन माइनस एन बेसबॉल इंटरसेक्शन बॉक्सिंग। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। तो उससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां बेसबॉल और बॉक्सिंग को हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 125 और ये 115, है ना, ये पूरा का पूरा। सो या तो हम लोग इसको ऐड करें 54 13 फाइन 12 65 और ये दोनों को ऐड कर दे 48 को। सो मेरे पास ये होने वाला है, मैं उस वाले का आंसर बता रहा हूं, दैट इज 54 प्लस 13। सो मैं यहां पे ये कर रहा हूं कि 54 प्लस 13, ये तो बैडमिंटन खेलने वाले हो गए, ये बॉक्सिंग करने वाले, और उसके बाद मैं 65 प्लस 12 एंड ये 18 प्लस 30, 48। तो ये टोटल जो मेरा पास होगा दैट इज 192 आएगा, यानी कि दिस आंसर इज 192। सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग ये 192 हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो हम लोग इससे भी चले तो भी हम लोग क्वेश्चन को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स लाइक नाइदर बॉक्सिंग नॉर बेसबॉल। तो यहां पे जरा इस क्वेश्चन को यहां से ही ये सॉल्व हो जाएगा कि इतने लोग तो कहीं ना कहीं बॉक्सिंग या बेसबॉल तो ये बॉक्सिंग या बेसबॉल तो खेलते ही हैं, बस ये जो है वो कि वो नहीं खेलते हैं। सो इसका आंसर सिर्फ 80 हो जाएगा, जो कि नहीं खेलते। सो आंसर इज 80। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बिटवीन 6 PM एंड 7 PM, अच्छा ये 15th क्वेश्चन है, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट्स। बनाते हैं, ये क्लॉक है मेरे पास, तो 6 और 7 के बीच का ये पूछ रहा है कि बिटवीन 6 एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड। सो आवर हैंड यहां पे होगा 6 और यहां पे होगा 7। तो लेट से अगर मेरे पास आवर हैंड यहां पे है तो मिनट हैंड आगे होना चाहिए, कितना मिनट, 3 मिनट्स। अच्छा एक ऐसे केस भी हो सकते हैं जो कि यहां पे भी हो सकता है। सो एक तो ये केस हो गया, एक कुछ यहां पे हो सकता है, एक पीछे हो सकता है, एक आगे हो सकता है 3 मिनट, ये भी तो हो सकता है ना। ये आर हैंड है और एक मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का जनरली हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक ही पूछा है कि ये जो मिनट हैंड है आर हैंड से 3 मिनट अहेड है। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग मिनट हैंड को 3 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है। तो अगर मैं 5 मिनट्स के लिए बात करूं तो 5 मिनट्स में टोटल 60 डिग्री 30 डिग्री होते हैं, यानी कि पर मिनट मेरे पास 5 डिग्री, तो 3 मिनट्स के लिए 15 डिग्री। सो जरा इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज करें तो इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m, और यही मुझे मिनट कैलकुलेट करना है। सो 3 मिनट इज इक्विवेलेंट टू इतना, 3 मिनट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, बिकॉज 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री है ना। सो 3 मिनट जो है वो 18 डिग्री होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि यहां पे जब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन में इसको कर देता हूं, जैसे यहां पे अगर मैं क्लॉक को देखूं तो ये है 1 और ये है 2, थोड़ा समझते हैं हम लोग।
यहां पे 1 2 3 4 5, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा जो है एंगल वो है 360 डिग्री और ये है 5 मिनट्स का गैप, तो ये टोटल हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको। ये पूरा का पूरा 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही ये 30 डिग्री होगा। सो अगर मैं पर मिनट देखूं तो पर मिनट को मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि ये भी 6 डिग्री, 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 तो यहां पे 3 मिनट्स की बात हो रही है। सो 1 मिनट जो होगा वो होगा 6 डिग्री, तो 3 मिनट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डिग्री। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो हम लोग क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। तो यहां पे ये बोल रहा है कि 3 मिनट का गैप होना चाहिए। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू 30h माइनस 11/2m होती है। अब ये हो जाएगा 18 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 30 इंटू एच, हम लोग वो लेंगे जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी 6 माइनस 11/2 इंटू एम, तो हो जाएगा 180 माइनस 11/2 इंटू एम, दैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब इसको जरा हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड है ना, तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो एक हो जाता है माइनस 18, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 11/2m, और एक हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 11/2m। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि 180 प्लस, सो ये हो जाएगा 198 इज इक्वल्स टू 11/2m, सो m की वैल्यू आ जाएगी 198 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, ये आ जाएगी, और एक आ जाएगी 162 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। अब जरा हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सारे नंबर्स बिल्कुल ऐसे हैं जो कि इजिली डिविजिबल हैं, तो ये जो नंबर होगा ये कुछ 630 से तो ज्यादा होगा, ये तो पक्का है। सो अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं, सी हो जाएगा 11, 1 जा 11, और 8 8 हो जाएगा 11 8 जा 8, सो m की वैल्यू आ जा रही है 36 मिनट्स, m की वैल्यू आ जाएगी 36 मिनट्स, यानी कि जो टाइम होगा वो 6:36 होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि वो 30 मिनट से ज्यादा होगा, बिकॉज वो मैंने दो टाइम होगा ना वो बताया था, एक तो होगा 6:30 से पहले, एक 6:30 से पहले मिनट हैंड और आर हैंड वो लैग करेंगे, और जो मिनट हैंड है आर हैंड से ज्यादा जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 मिनट दो बार होगा, एक बार 6:30 से पहले, एक बार 6:30 के बाद। तो ये जो टाइम है जब मिनट हैंड अहेड होगा आर हैंड से, वो होगा 6:30 के बाद, और मिनट हैंड पीछे होगा आर हैंड से, लैग होगा टाइम में 3 मिनट्स का, वो होता है इस वाले टाइम पे, क्योंकि यहां पे दोनों वैल्यू आ रहे हैं। फाइन, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। What is the number of pieces into which a cube can be cut by the 3 cuts in the one direction, 6 cuts in the second direction and 7 cuts in the third direction? एक क्यूब है, इसको अगर मैं वन डायरेक्शन से 3 कट्स लगाऊं, तो 3 का अगर मैं लगा रहा हूं तो वन डायरेक्शन से टोटल पीसेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4, 4 पीसेस बनेंगे, यानी कि अगर मैं एक डायमेंशन में अगर मैं 3 कट्स लगाया तो 4 स्लाइस बनेंगे, 6 कट्स इन द सेकेंड, अब उन सबको 6 कट्स लगाओ तो वैसे तो 7 पीसेस बनते, लेकिन 7 इंटू 4 पीसेस बनेंगे टोटल। अब उसके बाद डायरेक्शन इन द 7 कट्स इन द थर्ड डायरेक्शन, अब इनका भी 7 कट्स लगाना है, तो वो टोटल 8 पीसेस बनेंगे, लेकिन इतना तो ऑलरेडी है, सो यही आंसर। तो 4 इंटू 7 इंटू 8, अगर मैं इसको यूनिट डिजिट अगर चेक करूं तो 8 इंटू 7 56 इंटू 4, ये यूनिट डिजिट इसका 4 आना चाहिए, यानी कि 224। तो कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस जो है ना बड़े बहुत इजी
कैटेगरी को होते हैं, बस ये समझना है कि क्या होंगे। जैसे अगर मैं इसमें अगर ज्यादा डाउट है तो अगर मैं एक क्यूब को लूं, जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा क्या क्या है। अगर आप एक क्यूब को लोगे तो क्यूब को सिर्फ इस डायरेक्शन में कट करो 3, तो ये टोटल 1 पीस होगा, 2 पीस होगा, 3 पीस होगा, 4 पीस होगा, एक डायमेंशन में कट लगा है। अब जरा इस क्यूब को एक काम करो, आप इस डायमेंशन में भी कट लगाना स्टार्ट करो, ऐसे भी 6 कट्स, तो इन सभी के कट्स लगेंगे ना। फिर उसके बाद आप इस डायमेंशन में भी कट लगाना स्टार्ट करो, इन सबके कट्स लगेंगे। इसीलिए पहले बार तो 4 पीसेस बनेंगे, इसके फिर 7 पीसेस बनेंगे, फिर उसके 8 पीसेस बनेंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 224। सो दस ये बस इतने क्वेश्चंस थे आज के सेशन में, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय फॉर टुडे। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।